हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पार्ट 14। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिसमें बात की गई क्या, निर्वाचन आयोग के इलेक्शन कमीशन की पार्ट 15 में। ओके, तो इलेक्शन कमीशन जो संविधान के भाग 15 में दिया गया है, उसके लिए क्या प्रोविजंस किया गया, संवैधानिक उपबंध कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो इसके लिए आर्टिकल्स जो बात की गई है पार्ट इसमें 15 में कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। ओके, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक की बात की गई किस इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का जो सबसे पहले गठन किया गया किस वर्ष किया गया, ये निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो हम इलेक्शन कमीशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 324 से शुरू करेंगे लोग निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का काम क्या है, मेनली चुनाव कराना और मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। उसके कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले आर्टिकल 324 के थ्रू हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 324 में क्या बात की गई है, क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 324 बात करता है क्या कि निर्वाचनों के संचालन के लिए क्या होगा, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण और क्या निर्देशन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। ओके, तो आर्टिकल 324 में बात की गई है निर्वाचनों के संचालन के बारे में। ओके, तो निर्वाचनों का संचालन कहाँ कहाँ होता है भारत में, किसके किसके चुनाव करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। पार्लियामेंट, राज्य विधान मंडल के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये चार मेनली जो इलेक्शंस हैं किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। ओके, तो मेनली 324 में बात की गई है क्या, निर्वाचनों का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, निर्वाचनों के संचालन की बात की गई। निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और निर्देशन किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा। फर्स्ट पॉइंट में किसकी बात की गई है कि संसद का चुनाव, फिर राज्य विधानमंडल के चुनाव, ओके, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए क्या होगा, एक आयोग होगा जिसे किस नाम से जाना जाएगा, निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 324 के फर्स्ट पॉइंट में ये बातें हैं, ये प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है इसकी, नेक्स्ट इसके निर्वाचन आयोग का गठन या संरचना की बात की गई है। इसमें बात की गई, जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन किया गया तो एक मुख्य आयुक्त की बात की गई थी या चीफ इलेक्शन कमीशन की बात की गई थी। एक मुख्य आयुक्त होगा, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और क्या, और अन्य आयुक्त हो सकेंगे, ठीक है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की गई और अन्य आयुक्तों की बात की गई
कि और अन्य आयुक्त हो सकेंगे कब? जब संसद द्वारा क्या है, कानून बनाकर निर्धारित किए जाएंगे कितने और आयुक्त हो सकेंगे। ठीक है, तो ओके। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले संसद निर्धारित करेगी कि कितने और आयुक्त होंगे, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ओके, तो जब से संविधान बना, लागू हुआ, और 1989 तक, ठीक है, एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता थे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, जिनके निर्देशन में पहला चुनाव हुआ 1952 में। ठीक है, ये एक ही अथॉरिटी थी इलेक्शन कमीशन में, एक ही व्यक्ति था जो निर्वाचन आयोग में, ठीक है, जो क्या चुनाव कंडक्ट कराता था ऑल ओवर इंडिया। लेकिन जब से संविधान बना, संविधान कब बना? 26 नवंबर 1950। ठीक है, लागू कब हुआ? इनफोर्स, सॉरी ये 49 लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तब से लेकर कब तक? 15 अक्टूबर 1989 तक सिर्फ क्या था? एक इलेक्शन कमिश्नर था। ठीक है, लेकिन सरकार द्वारा क्या किया गया? 16 अक्टूबर 1989 में इसे क्या किया गया? 2 सदस्यीय बनाया गया। ठीक है, फिर 1990 में, 1990 में क्या किया गया? इसको दोबारा 1 सदस्यीय बना दिया गया, और 1 जनवरी 1991 से क्या हुआ? फिर से क्या हो गया? यह आयोग 1 सदस्य ही रह गया। ओके, फिर इसके बाद अक्टूबर 1993 में फिर इसे क्या किया गया? 2 सदस्यीय बनाया गया। ओके, और ऐसे ही आज वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अन्य आयुक्त हैं। ठीक है, तो आज की डेट में, आज प्रेजेंट टाइम में क्या है? यह आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय, 3 मेंबर्स हैं, 1 चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, ओके, तो ये हो गई बात इसकी गठन की। नेक्स्ट पॉइंट जो इनके सेवा शर्तें हैं और वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद द्वारा। ठीक है, तो आर्टिकल 324 में कई प्रोविजंस हैं। सेवा शर्तें और वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? पार्लियामेंट द्वारा। ओके, और इनका कार्यकाल कितना होता है? आर्टिकल 324 में ये बात की गई इनके पदावधि की या कार्यकाल की, ऑफिस ऑफ टेन्योर की। कितना? कल हमने बात की थी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जो भी इसमें से क्या पहले पूरा हो जाए, या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए एज, नहीं टर्म उसका पूरा हो जाए, या 65 ईयर्स वो एज पहले प्राप्त कर ले। जो भी इसमें से पहले पूरा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? रिटायर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट किसमें जो बात की गई वो क्या है? पद, इसे पद से हटाने की रीति क्या होगी? इसे यानी सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को की बात की जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की वही रीति और आधार होगा जो क्या कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस रीति और आधार पर हटाया जाता है
उसी रीति और आधार पर क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या है, हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो तरीका है, रीति और आधार है वही। ठीक है, तो रीति और आधार क्या है इसके, दो आधार हैं रीति और आधार। मैनर फर्स्ट, मिसबिहेवियर यानी कदाचार सेकंड, असमर्थता। मुझे लगता है हम लोगों ने कदाचार और असमर्थता कई बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर यानी कि जिस प्रारूप के अधीन उसने क्या है, शपथ लिया था, उसके अनुसार क्या है, वह कार्य नहीं कर पा रहा है। असमर्थता इनकैपेसिटी, या वो विकृत मानसिकता का हो जाए, या शारीरिक या मानसिक रूप से क्या हो जाए, शिथिल हो जाए, कमजोर हो जाए। ठीक है, या कोई और लाभ का पद धारण कर रहा है, वेतन प्राप्त कर रहा है, तो ये सब क्या है, प्रोविजंस असमर्थता में आते हैं। और कदाचार में शपथ के अनुसार कार्य न करना। तो तरीका क्या है इनको हटाने का, ये तो इस बेसिस पर उनके ऊपर क्या है, एलिगेशन लगाया जाएगा। आधार वही है, जैसे संसद क्या करेगी, अध्यक्ष, विशेष बहुमत हमने देखा था, क्या होता है विशेष बहुमत, कि जिस भी सदन में चीफ इलेक्शन या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अगेंस्ट प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, तो उसके क्या है, कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 सदस्य क्या होने चाहिए, उस प्रस्ताव को समर्थित करने चाहिए। और प्रत्येक सदन में ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक सदन से क्या है, वो पास होना चाहिए। प्रत्येक सदन का क्या हो, कुल बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान प्रक्रिया में जो भाग लेने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 भाग क्या हो, समर्थन होना चाहिए, पास होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति को भेजा जाता है क्या, उसी सत्र में। तब क्या है, चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन को हटाया जाता है। और ये प्रक्रिया कितने होनी चाहिए, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ठीक है, और उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास भेजना होगा, नेक्स्ट सत्र में नहीं। नेक्स्ट सत्र में भेजेंगे फिर आपको फिर से ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, तो निर्वाचन तो निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो गई। और अगर इसके सदस्यों को हटाना हो, लेकिन अन्य आयुक्तों के केस में क्या होता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, इसमें ये प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के क्या की सलाह पर। चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए तो ये प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है वैसे हटाया जाएगा। लेकिन अन्य जो दो, फिलहाल अभी दो हैं चुनाव आयुक्त हैं, उनमें से अगर किसी को उनके पद से हटाना हो तो राष्ट्रपति हटाएगा। केवल कब, मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर या सिफारिश पर अन्य आयुक्तों को क्या है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये इतने सारे जो प्रोविजंस थे आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है, प्रोविजंस किए गए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, थोड़े अभी इसमें वर्क बचा हुआ है, इसका वर्क भी इसी में दिया गया है। कार्य इसके क्या है, आर्टिकल 324 में इसके क्या है, कार्य दिए हैं। पहला काम क्या है, नामावली तैयार करना। ठीक है, मतदाता सूची का निर्धारण करना, किसके रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड। अभी हमने देखा ना, ये संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित क्या करना, उसको मतदाता सूची तैयार करता है। ठीक है, सेकंड, राजनीतिक दलों को क्या है, मान्यता देना। कौन सा दल क्या है, पॉलिटिकल दल होगा, ये स्टेट का दल होगा या क्या राष्ट्रीय पार्टी होगी, इसका
कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता देना। थर्ड पॉइंट, चुनाव चिन्हों का क्या निर्धारण करना, किस पार्टी का क्या चुनाव होगा, चुनाव चिन्हों का निर्धारण करना। ओके, चिन्ह ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है, चुनाव चिन्हों का निर्धारण करना। फोर्थ, निर्वाचनों का क्या करना, जो निर्वाचन हो रहे हैं उनका अधीक्षण करना और निर्देशन करना और नियंत्रण, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? सबसे पहले तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी मतदाता सूची है किसके द्वारा तैयार की जाती है? निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भी किसके द्वारा किया जाता है? चाहे वो राज्य के चुनाव हो रहे हो, चाहे पार्लियामेंट के, चाहे राष्ट्रपति के, चाहे उपराष्ट्रपति के। उनका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, कंट्रोल कौन करेगा? डायरेक्शन कौन देता है? निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्हों का भी आवंटन पार्टियों को किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। और राजनीतिक दलों को मान्यता देना कि एक पार्टी आप एक क्या है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, और या तो उसमें क्या है, राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना या राज्य पार्टी का घोषित करना किसके हाथ में है? निर्वाचन आयोग द्वारा। ओके, एक काम और इसके द्वारा क्या होता है, क्या, जैसे किसी दल में विभाजन हो गया, कोई दल क्या है, टूट गया, या कोई दो दल आपस में क्या मर्ज कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं, दो पार्टियां विलय कर रही हैं, ठीक है, तो उनकी भी जांच कौन करता है? उनसे संबंधित जो विवाद होते हैं उसका निपटारा कौन करता है? निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। जैसे लेटेस्ट अभी क्या हुआ था, महाराष्ट्र में शिवसेना दो पार्टी में टूटी थी, एक शिंदे गुट और एक उद्धव ठाकरे गुट। 40 विधायक लेकर शिंदे साहब गुवाहाटी भाग गए थे होटल, ठीक है। तो उसका भी निपटारा किसके द्वारा किया गया? किसको मान्यता दी गई असली शिवसेना कौन है? निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। तो राजनीतिक पार्टियों के क्या है, दलों के विभाजन हुआ हो, बट गए हो या आपस में विलय किए हो, ठीक है, ऐसे मामलों का निपटारा कौन करता है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके लिए एक कानून भी बनाया गया है। इसी कानून के तहत ये पावर्स मिली है किसको? निर्वाचन आयोग को, ठीक है, निपटारा करने का ऐसे मामलों का। क्या है वो कानून? प्रतीक 1968 में आया था, प्रतीक आरक्षण और प्रतीक मतलब चिन्ह, प्रतीक आरक्षण और क्या है उसमें 1968, ठीक है, प्रतीक आरक्षण और आवंटन, ठीक है, प्रतीक आरक्षण और आवंटन 1968 में एक कानून संसद द्वारा बनाया गया था। क्या पावर दी गई किसको? इलेक्शन कमीशन को, कि वह क्या करेगा, जो भी पार्टियां विलय करती हैं, विभाजन करती हैं, या वैसे भी चिन्हों का जो बंटवारा करना किस अधिनियम के तहत करती हैं? कानून के तहत, प्रतीक आरक्षण और आवंटन 1968 के तहत, ठीक है। तो ये मेनली 5 काम जो हमने अभी देखा, इसमें आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन द्वारा किए जाते हैं। ओके, 324। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है? मर गया। नेक्स्ट आर्टिकल 326
बात करता है मतदाता सूची में किसका नाम किस आधार पर होगा और किस आधार पर नहीं होगा। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग। ठीक है, इसकी बात की गई है 326 में कि इस आधार पर क्या है, किसी नागरिक को अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा या अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वह क्या है, किसी विशेष जाति से संबंध रखता है, किसी विशेष धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है, किसी विशेष मूल वंश से आता है, जैसे सिंधिया ग्रुप से आ रहा है, मराठा ग्रुप से आ रहा है, मूल वंश से आ रहा है, ठीक है, या किसी विशेष जाति, यानी जातियात बहुत है इंडिया में। तो इसकी बात की गई किसमें, 326 में। और आगे बात की गई कि इन सब आधारों पर यानी धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर क्या है, किसी को विशेष निर्वाचक सूची में क्या है, शामिल होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, एक तो इन चारों आधारों पर कोई अपात्र नहीं होगा नागरिक, और दूसरा कि इन चारों आधारों पर जो हमने बात की है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, किसी को ऐसा नहीं कि विशेष निर्वाचक सूची में शामिल किया जाए कि आप सिंधिया खानदान से आते हैं तो आपके लिए क्या है, विशेष निर्वाचन सूची तैयार की गई है, इसके तहत आपको अलग से क्या है, प्रिविलेज मिलेगा, विशेषाधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 326 मतदाता सूची के ही बात करती है। ठीक है, तो आर्टिकल 326 ने 325 होगा ना, 324 देखा हमने, 325 होगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या है, निर्वाचन सूची तैयार करना। ठीक है, इसमें बात की गई क्या कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या करना, मतदाता सूची तैयार करना। लेकिन इस मतदाता सूची में क्या है, किन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, धर्म, रिलीजन, किसी धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर क्या है, किसी नागरिक को क्या है, अपात्र या अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 325 क्या बात करता है कि मतदाता सूची तैयार करते समय किसी नागरिक को इस आधार पर अपात्र नहीं माना जाएगा, अयोग्य नहीं माना जाएगा कि वह किसी विशेष धर्म से बिलोंग करता है या किसी मूल वंश जो उसका है उससे आता है, या किसी विशेष जाति का है, या उसका लिंग क्या है, जेंडर, सेक्स क्या है, फीमेल है या मेल है या क्या है, ट्रांसजेंडर है। ठीक है, इस आधार पर नहीं, ट्रांसजेंडर को भी वोट देने का अधिकार है, फीमेल को भी और मेल्स को भी। हर जाति के लोगों के लिए क्या है, वन वोट वन राइट है। ठीक है, एक वोट का अधिकार है। ऐसे ही धर्म का के लिए भी, हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म का हो, क्या है, सबके लिए क्या है, एक वोट। मूल वंश या किस बात की हमें, जैसे कि किसी खास वंश से आते हो, ठीक है, तो इसके आधार पर किसी नागरिक को क्या है, अपात्र नहीं माना जाएगा। और दूसरा इसी में जो बात की गई प्रोविजन कि इन्हीं चारों के आधार पर क्या है, किसी विशेष मतदाता सूची में किसी को शामिल नहीं किया जाएगा, किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं। ठीक है, या किसी व्यक्ति को क्या है कि किसी कोई विशेष मतदाता सूची नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर। ओके, ये हो गया हमारा आर्टिकल 325 मतदाता सूची की बात हो गई। आते हैं आगे हम आर्टिकल 326 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें क्या किया गया सबसे पहले 1989 तक ना 1988 तक किसी भी सिटीजन को क्या था,
वोट देने का अधिकार की आयु क्या निर्धारित की थी? 21 ईयर्स। लेकिन 1988 में क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया और उसे 18 वर्ष किया गया। तो आर्टिकल 326 में किसकी बात की गई है? निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार। ठीक है, जो भी हम चुनाव कराएंगे या चुनाव होगा उसका क्या होगा? निर्वाचन जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट प्रोविजन है क्या कि वह नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु क्या कर लिया, प्राप्त कर ली हो, वह नागरिक जिसने क्या किया हो, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, वह क्या कर सकता है? वोट दे सकता है, या मतदाता सूची में उसका नाम क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। ठीक है, या उसको वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा। लेकिन इसके पहले 18 वर्ष की जगह क्या था? 21 ईयर्स था। कब? 1988 तक। ठीक है, लेकिन इसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो घटाया जाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, तब किस संविधान संशोधन के तहत? ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत क्या किया गया? जो मताधिकार या मतदाता सूची में नाम शामिल होने और मत देने का जो अधिकार दिया गया सिटीजन्स को, नागरिक को, 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। ठीक है, और इसका सबसे पहले बार प्रयोग कब हुआ? किस लोकसभा चुनाव में? ये क्वेश्चन पूछा नहीं अभी तक। पूछ भी सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, नए नए क्वेश्चन तो बनेंगे ही। 9वीं लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, ठीक है, 9वीं लोकसभा का कब? नवंबर 1989 में। तब 18 वर्ष जिनकी आयु क्या थी, उन्होंने प्राप्त कर लिया था, या मतदाता सूची में जिनका नाम शामिल हो गया था, तो उन्होंने क्या किया? 9वीं लोकसभा चुनाव 1989 में क्या है? अपना मत दिया, वोट दिया। ठीक है, ओके। ये हो गया कि मतदाता सूची में किसका नाम होगा? जो 18 वर्ष का आयु प्राप्त कर लेगा। सेकंड पॉइंट, मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होगा। किसका नाम नहीं होगा? नेक्स्ट पॉइंट जो बात की है कि मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम नहीं शामिल किया जाएगा जो क्या हो? पागल हो, यानी कि विकृत चित्त माइंड का हो, अनसाउंड माइंड का हो। क्या हो? विकृत चित्त माइंड का हो, या लोकल भाषा में कहें क्या, अगर कोई पागल है उसका नाम चुनाव मतदाता सूची में शामिल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे तो क्या है, ज्ञान ही नहीं, किसे वोट देना किसे नहीं देना है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो पागल व्यक्ति का नाम क्या है? सबसे पहले पागल व्यक्ति का नाम या विकृत चित्त अनसाउंड माइंड के व्यक्ति का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो भारत का निवासी ना हो, कोई वीजा पे आके रह रहा है, ठीक है, यानी कि निवास का क्या है, इसमें पात्रता रखी गई है कि जो भारत का निवासी ना हो। लेकिन बहुत लोग क्या है, वीजा लेकर कई साल से इंडिया में रह रहे हैं, तो उनका नाम अभी मतदाता सूची में नहीं शामिल होगा। जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे तब भारत नागरिक बनेंगे। ठीक है, और जो अपराधी व्यक्ति हो, जिसको सक्षम न्यायालय द्वारा क्या किया गया हो, अपराधी घोषित किया गया हो, सजा दी गई हो, जो अपराधी हो,
ठीक है। तो जो जेल में होते हैं व्यक्ति अपराधी, वो वोट देते हैं? नहीं देते। ठीक है। सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, किसका नाम नहीं होगा मतदाता सूची में? जिसका आचरण क्या हो, अवैध ना हो, जो समाज के विरुद्ध होता है। जैसे अवैध आचरण का मतलब क्या हुआ, जो समाज में क्या स्वीकार्य ना हो, अवैध आचरण वाला कोई व्यक्ति हो, तो क्या है, उसका नाम भी क्या है, मतदाता सूची में नहीं होगा। ये 4 आधार रखे गए हैं जिनको क्या है, मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये होगी बात हमारी आर्टिकल 326 की। नेक्स्ट आर्टिकल बात करेंगे 327, परिसीमन। आर्टिकल 327 किसकी बात करता है? परिसीमन। परिसीमन मतलब सीमाओं का फिर से क्या करना, निर्धारण करना, कम करना या उसमें ज्यादा करना। तो यह 327 के तहत किसको राइट दिया गया है परिसीमन करने का, कानून बनाने का? संसद को। संसद या सदन या राज्य विधानमंडल से संबंधित कोई क्या है, प्रावधान करना है निर्वाचन से संबंधित, तो यह शक्ति किसमें नहीं है, संसद में। हालांकि राज्य विधानमंडलों को भी दिया गया 328 में। ठीक है। तो अब तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है सरकार द्वारा? टोटल 5 है। ठीक है, 5 बार फिलहाल अभी तक। कब कब? सबसे पहले पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में। ठीक है। फिर उसके बाद 1963 में, फिर 1973 में, फिर 2002 में परिसीमन आयोग था, जिसने क्या किया, 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा चुनावों का क्या निर्धारण किया 2026 तक, सीटों का आवंटन अभी। ठीक है। और हाल ही में जो लेटेस्ट अभी गठन किया गया गवर्नमेंट द्वारा 2020 में, किस राज्य के लिए था ये स्पेशली किसी स्पेशल राज्य के लिए था? किसके? J&K, जम्मू कश्मीर के जो विधानमंडल सदस्यों का है, और लोकसभा के लिए सीटों का जो आवंटन है या जो क्षेत्र निर्धारण करना और कितनी सीटें होंगी, उसके लिए क्या है जम्मू कश्मीर 2020 में। ठीक है। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। हालांकि ये लेटेस्ट है, इसको याद रखना है, रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई के आयोग ने क्या कहा कि कितनी सीटें होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा में, और कितनी सीटें विधानमंडल में होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए जो इनके द्वारा निर्धारण किया गया कितना, 18 सीटें, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के कितनी, 90। ठीक है, 90 सीटों का। यानी कि एक पार्लियामेंट मेंबर में कितना विधायक, विधानमंडल सीटें 5। ठीक है। एक संसदीय क्षेत्र में कितने आएंगे विधायकों की संख्या? 5। तो टोटल लोकसभा में कितनी सीटें? 18 की, और विधानसभा में कितनी सीटें? 90 की बात की गई है कि रंजना प्रकाश देसाई आयोग या परिसीमन आयोग द्वारा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिसीमन। परिसीमन का अर्थ ये होता है क्या कि लोकसभा और विधानसभा की क्या सीटों का क्षेत्र का निर्धारण करना, कितनी सीटें हो सकती हैं और किस जनसंख्या के आधार पर। क्योंकि आर्टिकल 328 में किसकी बात की गई है? आर्टिकल 328
जो राज्य विधानमंडल है उनके विधानमंडलों का, जो राज्य विधानमंडल है उनके विधानमंडलों क्या है, निर्वाचन के संबंध में कोई उपबंध बनाना हो। राज्य विधानमंडलों के क्या, चुनाव के संबंध में कोई प्रोविजन करना हो तो वो कौन करेगा, राज्य विधानमंडल करते हैं। ठीक है, ये शक्ति किसके पास है, एससीआर यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये शक्ति रखी गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर केस में हम देख रहे हैं कौन संसद बना रही है। क्यों? क्योंकि 2019 में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया ना। अब केंद्र के हाथ में है जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो यहाँ पर क्या है, परिसीमन पार्लियामेंट द्वारा किया जा रहा है। राज्य विधान क्षेत्रों से संबंधित कौन करेगा, राज्य विधानमंडल। और लोकसभा राज्यसभा वाला कौन करता है, पार्लियामेंट 327 के थ्रू और 328 के थ्रू। ओके, आज के लेक्चर का जो लास्ट आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल 329। ठीक है, आर्टिकल 329 परिसीमन जो न्यायालयों का क्या किया गया है, न्यायालयों की जांच पर रोक लगाई गई है। ठीक है, हालांकि चुनाव से संबंधित कोई भी मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाते हैं, लेकिन जो निर्वाचन से संबंधित मामलों क्या है, इलेक्शन, न्यायालयों का हस्तक्षेप का क्या किया गया, वर्जन किया गया है या रोक लगाई गई है। लेकिन यह रोक कहाँ है, परिसीमन से रिलेटेड है। ठीक है, क्षेत्रों में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, इसकी जांच ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न्यायालय द्वारा, किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, परिसीमन और किसका, जो सीटों का आवंटन के लिए कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, परिसीमन और जो सीटों का आवंटन किया गया है प्रत्येक स्टेट के लिए, सीटों का आवंटन के लिए जो कानून बनाया जाता है कि वैधता की जांच, ठीक है, वैध है या नहीं, इस पर रोक है सिर्फ। ठीक है, कि पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल द्वारा क्या किया गया, परिसीमन किया गया लोकसभा के लिए और राज्य विधानमंडल क्षेत्रों के लिए, उसके लिए क्या है, फिर सीटों का आवंटन के लिए कानून बनाया जाएगा, लॉ बनाया जाएगा। सिर्फ इन दो केसेस में क्या न्यायालय जांच या वैधता की जांच नहीं कर सकता। कब कर सकता है, सांसदों का चुनाव हो या विधायकों का चुनाव हो। ठीक है, कब कर सकता है, तब कर सकता है जब सांसदों और क्या, विधान राज्यों के विधायकों, सांसदों और विधायकों के चुनाव से संबंधित क्या दिया गया, चुनौती दी गई हो उनकी, इलेक्शन से संबंधित। ठीक है, चुनाव से संबंधित क्या की दी गई, चुनौती दी गई हो, लेकिन वो तब भी कब, चुनौती किस आधार पर दी जाएगी, केवल संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी भी न्यायालय द्वारा जांच। केवल संसद या विधान मंडलों द्वारा क्या है, कानून के तहत ही, बनाए गए कानून के तहत ही। ठीक है, सांसदों और विधायकों के चुनाव से संबंधित चुनौती दी जाएगी, उसमें जांच कर सकती है, लेकिन जो कानून बनाए गए हैं संसद और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, उसी के तहत ही क्या है, न्यायालयों द्वारा क्या है, जांच
की जा सकती है। ओके, तो हमने आज का जो लेक्चर है निर्वाचन आयोग बात की, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज का लेक्चर आज यहीं समाप्त होता है। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है इलेक्शन कमीशन चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमीशन? राजीव कुमार। ठीक है, प्रेजेंट में कौन है? राजीव कुमार। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आज डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग कल इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, 15th है, 16th की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि।